हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा विद्युत अपघटनी सेल, उसके कुछ नियम हैं। यानी कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो विद्युत अपघटन से रिलेटेड जो भी नियम काम करते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी घटनाएं सेल के अंदर होती है वो उस पर कोई ना कोई रूल अप्लाई करता है। यानी कि अगर हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने पढ़े थे तो उसके अंदर कुछ अलग नियम लागू हो रहे थे, जैसे जो नैनसेट इक्वेशंस के बेसिस पर हमने उसको सोल्व भी किया था, जो भी कुछ नियम थे। और उन नियमों को सोल्व करने के बाद अगर हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में कहें तो विद्युत अपघटनी सेल पर कौन से नियम लगते हैं, तो विद्युत अपघटनीय सेल पर अपघटन होता है तो हम उनको विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा है, अगर नाम की बेसिस पर हम इसमें यूं कहें कि विद्युत अपघटन मतलब अपघटन तो होगा यानी टूटेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या करंट की वजह से अगर कोई टूटता है तो हम उसको कहते हैं विद्युत अपघटन। अगर हमारा भी कभी कभी झटके लग जाते हैं हमें, तो हमारा भी कभी कभी अपघटन हो जाता है, शायद अंदर कुछ एक दो सेल्स टूट जाती है ना। कभी हम स्विच ऑन करने गए या कुछ होता है तो कभी कोई झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ सेल्स जो होती है वो एक से दो हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है तो करंट लग जाता है। तो हमारे उस सेल डिवीजन का होना किसकी वजह से हुआ, उस करंट की वजह से। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, हमारे सेल्स टूट गई, अपघटित हो गई, तो हमने कह दिया ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज का टूटना अगर करंट की वजह से हो रहा है तो हम उसको विद्युत अपघटन कहेंगे, चाहे वो यौगिक टूटे तो विद्युत अपघटन, अगर कोई और मेटर टूटता है तो विद्युत अपघटन, जो कुछ भी टूटे वो विद्युत अपघटन। किसकी वजह से, विद्युत की वजह से टूटना चाहिए। हमने विद्युत को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम विद्युत को यूज में कैसे लें वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने यहां पर हम पढ़ना है विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूं कि विद्युत अपघटन होगा कैसे। तो हमने एक विद्युत अपघटन सेल पहले भी पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम इसको आउटलाइन इसकी पढ़ लेते हैं, है ना। आउटलाइन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक शायद हमने कब पढ़ा होगा ये पता नहीं, लेकिन अभी इसका आउटलाइन पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कंटेनर है और इसके अंदर हमने कोई एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ। ध्यान रखना, विद्युत अपघटनी सेल बनाने के लिए हमें एक विद्युत अपघट्य की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर कोई एक विद्युत अपघट्य मान लेते हैं कि हमने ले लिया NaCl। NaCl ध्यान रखना मैं ये ले रहा हूं गलित अवस्था के अंदर, मोल्टेड स्टेट, गलित पिघली हुई अवस्था में, है ना। तो एक होता है कभी कभी किसी जगह लिया जाता है कि जलीय जलीय NaCl, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो अलग होता है। गलित NaCl अलग है, जलीय NaCl है। जलीय के अंदर क्या होता है कि जल भी मिक्स होता है, यानी कि इसके अंदर H2O भी मिक्स होगा, यानी कि इसके अंदर H+ आयंस भी होंगे और OH- आयंस भी होंगे, और इसमें Na+ और Cl- दोनों ही आयंस होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ Na+ और Cl आयन ही होते हैं इसके अंदर मोमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ जलीय N की जगह गलित NaCl लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर इसको एक इसके अंदर की तरफ दो इलेक्ट्रोड लगा लिए, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के किसी टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, और हम यहाँ पर चाहे तो की भी लगा देते हैं। चलो हम कह सकते हैं यहाँ हमने की लगा दी, कुंजी की कह सकते हैं। एक स्विच लगा दिया, ठीक है, चलो मैं स्विच लिख देता हूं, यहाँ हमने स्विच लगा दिया। और यहाँ पर ये तो हमारे पास बैटरी है ही है। अब क्या होगा, देखना, विद्युत अपघटन यानी विद्युत की उपस्थिति में टूटना, जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, जब उस स्थिति में ये NaCl टूट जाता है। कैसे, जैसे अगर हमने कहा था कि NaCl अगर जब हमने बनाया था, निर्माण किया, तो कैसे बना, Na+ को अगर हम देखें तो ऐसे लिखा जाता है, ये Na+ और Cl-। तो ये Na+ और Cl- हमने लिखा है, तो Na+ कैसे बना होगा, शायद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तभी तो। यानी कि Na जो था वो Na+ बनाया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। मैं यहाँ कोई स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, एक बस या फिजिकल कोई स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना समझना है अभी। और ये Cl- कैसे बना, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन
गेन किया जाता है, लिया जाता है, ग्रहण किया जाएगा तब। तो यहाँ पर Cl माइनस बन गया। ओके, ये रिएक्शन कब हो रही है? जब NaCl फॉर्म हो रहा है, यानी उसका निर्माण हो रहा है, तब NaCl का बनना। तो अब सीधी सी बात है, जब NaCl टूटेगा तो इसकी उल्टी अभिक्रिया होगी। NaCl बनता है तो ये, और टूटता है तो इसकी उल्टी अभिक्रिया, यानी कि ये वाली रिएक्शन इधर चलती है और ये वाली इधर चलती है। यही तो इधर होती है हमारे। समझना कैसे हो रही है। जैसे अगर हमने कहा कि गलित NaCl है हमारे, तो इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे, हम उनके आयनों के यहाँ सीधी सी बात है कह देते हैं कौन कौन से आयन हमारे पास यहाँ हो सकते हैं। Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, ये सारे आयन यहाँ पर है और आराम से मस्ती से घूम रहे हैं। गलित NaCl कि जो भी आयंस है वो सारे मस्ती से घूम रहे हैं। अभी तक हमने इसको कोई झटका नहीं दिया, यानी अभी तक हमारा स्विच किस कंडीशन में है? ऑफ कंडीशन में है। सुनना, अभी तक हमने स्विच ऑन नहीं किया है, तो ये आराम से अपने मदमस्त माहौल के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है तुम्हारी बारी आने वाली है। तो जैसे ही अब हमने क्या किया, इसके अंदर स्विच ऑफ कर दिया कि ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करते ही करंट क्या होता है? फ्लो होने लग जाएगा। करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से, और हमें पता है करंट यानी विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती थी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से होती हुई किसके अंदर घूमेगी? ये इसके अंदर की तरफ घूमेगी। इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से होती हुई कहाँ जाएगी? इस विद्युत अपघट्य में, और इस विद्युत अपघट्य से होती हुई वो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगी, और इस इलेक्ट्रोड से होते हुए वो यहाँ से नेगेटिव के पास पहुंच जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ ये आयन क्या करते हैं? हमें पता है विद्युत धारा किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत जो बनी होती है वो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे सोडियम आयंस या Cl माइनस, जो भी आयंस हैं यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इस जगह इसमें क्या हुआ? विद्युत अपघटन हुआ, ये टूटना स्टार्ट हो गए। टूटना स्टार्ट हुआ तो सीधी सी बात है, ये टूट रहे तो पहले थे, आयंस में तो पहले से ही थे, लेकिन अब इनके अंदर कुछ और घटना होने लग गई। यानी कि ये सारे आयंस जो थे पहले सिंपल सा घूम रहे थे, लेकिन अब इनका एक टारगेट फिक्स हो गया कि हमें उस दिशा में जाना है जिधर से करंट आ रहा है। तो ये करंट उनको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो यहाँ पर जो Cl माइनस आयन है, ध्यान रखना, Cl माइनस आयन वो जाएंगे एनोड की तरफ, और Na प्लस आयन वो जाएंगे कैथोड की तरफ। कहाँ करेंगे? मूव, ये यहाँ इस साइड के अंदर, और Cl माइनस इसकी जगह पर मूव करेंगे। अपने आप ही जाने लग जाएंगे जब इसमें करंट लगेगा इनको। पहले तो घूम रहे थे मस्त होके, लेकिन जैसे ही इसमें करंट लगाया इसने तो ये बेकाबू होकर भागने लगे अपोजिट चार्ज की तरफ। प्रकृति का नियम है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की ओर, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की ओर, दोनों तरफ में भाग चलेगी, और जब तक इसके अंदर सारे आयन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये इसमें मूवमेंट चलता रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही ये इस पर पहुंची तो इन पर अभिक्रिया स्टार्ट होगी। तो अब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी? एनोड पर कौन पहुंच रहा है? Cl माइनस आयन। तो Cl क्या करेगा? टूटने पर कौन सी अभिक्रिया हो रही थी? ये वाली। तो जोड़ने पर, यानी जो NaCl बन रहा था निर्माण के समय, तो ये अभिक्रिया हो रही थी। तो अपघटन में इसकी उल्टी अभिक्रिया, यानी Cl जो माइनस था वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लेगा? Cl माइनस है वो क्या करेगा? Cl बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। पहले इस पर अपचयन हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, अब त्याग देगा। और उसी स्थिति में कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड की तरफ कौन जा रहे हैं? ये Na प्लस आयन। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं। उस स्थिति में यहाँ पर Na वो पहले ऑक्सीकरण हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? अपचयन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Na बना लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के 2 आयंस आपस में रिमूव होकर Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कर लेते। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? इनसे क्या गैस, कौन सी गैस फ्री हो रही है? Cl2 गैस। और इस पर कौन जमा हो रहा है? सोडियम। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म के अंदर।
क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है। कैसे, इसके ऊपर की तरफ इस प्रकार से जमा होने लग गया। ठीक है, तो ये घटना होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ये मैंने सिर्फ कॉमन इंट्रोडक्शन दिया, अभी तक मैंने नियम से रिलेटेड कोई चीज नहीं बताई। ठीक है, तो ये जनरली हो रहा था। लेकिन अब नियम अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या है, क्वेश्चन ये हुआ कि यहाँ पर सोडियम जमा हो रहा है तो किसकी वजह से, इस लाइट की वजह से, इस विद्युत धारा की वजह से। जब लाइट बंद हो जाए, इनमें स्विच ऑफ कर दूं तो इनका भागम भाग खत्म हो जाता है। सोडियम का उधर जाना बंद, इसका इधर आना बंद, दोनों ही खत्म। उस स्थिति में इस पर जमा होना जब बंद हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमने इस सोडियम की जो मात्रा थी, जो प्राप्त हुई मात्रा, वो बंद हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब हो जाएगा जितनी मिल रही थी उतनी ही रहेगी। जैसे ही करंट वापस फ्लो करवाया, विद्युत धारा स्टार्ट की, बटन ऑन किया, ये वापस इसके ऊपर जमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज हम महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये बात किसने और देखी थी, हमसे भी पहले, काफी समय पहले एक वैज्ञानिक था, वो था फेराडे। ये हमारे फेराडे भाई साहब ने ये देखा था। हमें भाई साहब कहना पड़ेगा, जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे इसके अंदर, उनसे एक रिलेशन बना के रखना, याद आएगी, काम आएंगी। हम उनसे जितना अच्छा रिलेशन रखेंगे वो उतना जल्दी हमारे नज़दीक रहेंगे और उतना अच्छा हमसे संबंध रखेंगे। इसलिए हमने उनके साथ संबंध अच्छा रखा, उन्होंने अपने साथ संबंध अच्छा रखा, केमिस्ट्री अपने साथ संबंध अच्छा रखेगी। इसलिए रिलेशन को बनाए रखना है तो इनको, इनके साथ रिलेशन बना लो। हमारे फेराडे भाई साहब है, जो भी कुछ और बताना चाहता हो बता सकते हैं। तो हमने, फेराडे ने भी यही कहा था, यही किया था कि शायद उसे भी लगा था कि हाँ ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है कि इस करंट का कुछ ना कुछ योगदान है इसके ऊपर। तो उसने अपना एक नियम बना दिया, उसने अपना एक नियम बना दिया। क्या नियम है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक नियम बनाया। तो उसने कहा कि इस कैथोड पर, किसी कैथोड पर, मैं पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, एनोड पर भी हो सकता है, लेकिन एनोड पर Cl2 गैस है। हमने सिर्फ सॉलिड की बात करनी, किसी धातु की बात करनी। तो हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली, चाहे निक्षेपित होने वाली, मैं लिख सकता हूं यहां पर निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण, जमा होना है जिसको निक्षेपण कहते हैं, डिपॉजिट होना। तो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा किस पर डिपेंड कर रही है, विद्युत धारा पर। स्विच ऑन किया, स्टार्ट, स्विच बंद, खत्म। तो हम कहेंगे मात्रा विद्युत धारा पर निर्भर कर रही है, तो विद्युत धारा के समानुपाती होती है। वेरी गुड, समानुपाती होती है। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती है। तो सीधी सी बात है, उसने कह दिया W, यानी विद्युत पदार्थ की मात्रा को उसने W कहा, और यहाँ पर Q उसने क्या कह दिया, विद्युत धारा, आवेश। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापा जाएगा हमेशा आवेश के अंदर। ये बात हमेशा और हमेशा हमेशा जेब में रख लो, और जब काम आए तो दिमाग में रख लेना, ये नहीं जेब में पड़ी रह जाए। तो विद्युत धारा आवेश के रूप में, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को तो विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आवेश, तो उसने कह दिया कि पदार्थ की मात्रा यानी W का मतलब W ग्राम, यानी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, कितनी, वो विद्युत धारा पर डिपेंड करेगी। तो इतनी विद्युत धारा यानी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कितने भी, जितना भी कूलाम प्रवाहित करेंगे हम वो। तो यहाँ पर W समानुपाती स्थिरांक को हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक समानुपाती स्थिरांक Z। Z क्या है हमारा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये है हमारा कौन सा, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर W, Z, Q जो होता है, Q को हम कहते हैं विद्युत का आवेश। आवेश क्या होता है, कितने समय तक
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको उसका आवेश कहा जाएगा। तो विद्युत धारा यानी धारा इंटू समय, और धारा को हम नापते हैं, अगर हमें ऐसा यूनिट पता है तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर के अंदर, और समय यानी सेकंड हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत धारा एम्पियर यानी I इंटू समय यानी T। तो Q इजिकल टू क्या जाता है, Q इजिकल टू हो जाता है I इंटू T। ये तो ये हमारा हो गया किसका नियम, फेराडे का। उसने भी यही कहा था, थोड़ा सा आगे सोल्व करके उसने कह दिया कि ये मात्रा, तो ये कहलाता है फेराडे का नियम। अब इसमें कुछ एक दो बातें और भी हैं कि उसने जब ये नियम बनाया था तो सिर्फ सिंगल था, लेकिन कुछ समय बाद उसको पता चला कि अगर मैं विद्युत अपघट्य एक ही ले रहा हूं तो ये एक, लेकिन जब 2 या 3 या 4 पात्र अगर मैं ले लूं साथ में पैरेलल के अंदर तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए उसके दिमाग में कुछ अलग नियम आया। तो इस नियम को उसने पहला नियम नाम दे दिया और दूसरे वाले नियम को द्वितीय नियम। तो हम इसको कह सकते हैं विद्युत अपघटन का प्रथम नियम या फेराडे का प्रथम नियम। क्या कहेंगे, फेराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, ये इसका पहला नियम था। तो उसमें उसने क्या कहा कि कुछ इस प्रकार से बता दिया। अब यहाँ पर W हम क्या लिखें, W इजिकल टू क्या है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और यहाँ Z हमें क्या पता है, अभी जस्ट लिखा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और I विद्युत धारा, और T क्या है, समय। ये बस इतना सा, ज़्यादा कोई नहीं है, फालतू की बात कही थी, फालतू का मतलब थी तो काम की, लेकिन इतना कोई ज़्यादा कॉमन सेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी से लगानी है कि विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उतनी ही मात्रा जमेगी जितनी विद्युत की मात्रा होगी। तो इसने इतना सा कह दिया, लेकिन इसमें एक ये कहा, ठीक है, तो उसने ये कहा कि अगर मैं करंट यानी विद्युत धारा यानी धारा को प्रवाहित कराऊं 1 एम्पीयर ही प्रवाहित करूं और समय 1 सेकंड, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 1 माने, यानी कि उसने कहा कि यानी I इजिकल टू मान लिया 1 एम्पियर और समय कितना यानी 1 सेकंड। तो उस समय इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी कि ये 1 और 1, तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, Z, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या परिभाषा हो जाएगी, बता सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, सिंपल सा है। तो हम कहेंगे कि यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बस ये इतनी सी परिभाषा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये Z को हम कैसे पता करें, कि क्वेश्चन में ये तो पता चल रहा है, यानी कि अगर हमें ये तो पता चल रहा है कि W तो इसमें पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, ग्राम के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन सर इसकी यूनिट क्या है, ये क्या है, हमें ये पता नहीं चल रहा Z, तो ऑब्वियसली इसलिए वो बता देता है इसमें क्या, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो Z के बारे में कहें कि Z क्या हो जाएगी, तो यहाँ Z हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला है, Z जो हो जाता है वो E/NF, नंबर ऑफ फेराडे, N नंबर यानी संख्या, फेराडे की संख्या, कितने नंबर ऑफ फेराडे वो क्या होता है, ये Z की वैल्यू, इसको अलग से नोट डाउन कर लेना, ये इसी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर E क्या है, E हमारे पास है तुल्यांकी भार, और यहाँ F
जो है हम कह सकते हैं फेराडे की संख्या, नंबर ऑफ फेराडे NF। अब फिर वही बात, सर ये नंबर ऑफ फेराडे क्या है? तुल्यांकी भार तो हमने सुना भी है कि 11 में पढ़ा था, तुल्यांकी भार ये होता है, लेकिन सर ये नंबर ऑफ फेराडे, बिल्कुल ये भी है, ये भी आया हुआ है। फिर भी हमें बता देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? अरे डरने की बात नहीं है, केमिस्ट्री वो नाम जरूर लिखते सर केमिस्ट्री, अरे कुछ नहीं है, केमिस्ट्री सिर्फ ईजी है, बस मजे लेके पढ़ो, है ना? कैसे पढ़ना? अब ये नंबर ऑफ फेराडे है क्या? फेराडे ने अपनी एक संख्या बनाई अपने नाम को पहचानने के लिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होगा, थॉमसन ने बताया था, तो उस पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम कह सकते हैं कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये चार्ज यानी आवेश का मान होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो हमें पता है एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर होता है Na, अवोगाद्रो संख्या, वही 6.023 इंटू 10⁻23। हम कह सकते हैं एक मोल पर होगा 6.23 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। एक कण पर इतना है तो इतने कणों पर इतना आवेश हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम कहते हैं एक पेन का मूल्य 5 है तो 10 पेन का 50, मल्टीप्लाई तो क्या, तो यहाँ पर ये, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96487 कूलाम प्रति मोल, ठीक है? तो ये, अब इसको राउंड फिगर में कैसे लिखें? तो राउंड फिगर में देखिए 87 कितना होता है, यानी 487 मान लो, 487, तो इसको 500 लिख सकते हैं, तो हम सकते हैं 9, ये इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाती है 96500 कूलाम प्रति मोल। और इसी को हम क्या कहते हैं? यही नंबर हमारा कहलाता है 1 फेराडे, ठीक है? क्या कहलाएगा? 1 फेराडे, ये हमारा चार्ज कहलाएगा। तो हमने एक फेराडे के बारे में जान लिया, तो F क्या होता है? ये तुल्यांकी भार क्या होता है? सर ये भी तो बता दो। अरे बता देते हैं, अपने क्या, अपना कौन सा GST लग रहा है? नहीं, चलो हम इसको बता देते हैं कि 1 फेराडे के साथ साथ में ये तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लेना, साथ साथ में खुद के नोट्स खुद ही बनाते रहें, किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें। खुद जितना हम लिखेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर जो भी कुछ शायद मैं कुछ बोलता भी हूँ तो उनको ध्यान से सुनो, और जो कुछ शायद होता ऐसा है कि कभी मैं बोलने में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोल जाता हूँ लेकिन शायद इसको लिखना भूल जाता हूँ, या कुछ ऐसा होता है कि इस पर लिख देता हूँ लेकिन बोलना भूल जाता हूँ। तो शायद मेरे बोलने पर भी थोड़ा फोकस करें, उस पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उनको भी नोट डाउन साथ साथ में करते रहें, तो वही इम्पोर्टेंट है। नोट्स कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, इसमें से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। नोट्स तो बुक्स में भी खूब सारे हैं, या हमारे पास गाइड हो जाती है उसमें भी खूब सारे मिल जाते हैं। तो नोट्स ज़्यादा कोई मायने नहीं रखते, कॉन्सेप्ट समझाने वाला होना चाहिए, इसलिए इनको ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर क्या कर लिया? नंबर ऑफ फेराडे पता कर लिए। नंबर ऑफ फेराडे का मतलब क्या हो जाएगा? इतना। एक फेराडे का मतलब इतना होता है। 2 फेराडे का मतलब क्या हो जाएगा? इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 2 फेराडे का मतलब इसको 2 से, 3 फेराडे का मतलब 3 से, 4 फेराडे का मतलब ये, तो 1 फेराडे की वैल्यू इतनी होती है, तो जितने की होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? अब यहाँ पर हम यूँ कहें कि तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है? तो तुल्यांकी भार परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे। तुल्यांकी भार यानी ध्यान रखना अणु भार डिवाइडेड बाय समथिंग। सर ये क्या है फॉर्मूला? अरे ये फॉर्मूला नहीं है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। समथिंग का मतलब ये हो सकता है कि अणु भार डिवाइडेड बाय n। सर ये भी समझ में नहीं आया, फिर और बता देते हैं। यहाँ n क्या है देखना, n यहाँ पर अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग चीजें होती, जैसे n यहाँ पर जो होती है वो अम्ल के लिए क्षारकता, क्षार के लिए अम्लता, और यहाँ
लवण के लिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर ये इजी है। जैसे अगर हम कहें HCl है तो HCl का अणुभार कितना हो जाए, जैसे HCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो HCl का तुल्यांकी भार कितना हो जाता है, HCl का तुल्यांकी भार अगर हम निकालें तो HCl का अणुभार कितना हो जाएगा 35.5 और इसकी क्षारकता मतलब कितने H+ त्याग रहा है, ये एक ही H+ है इसके पास तो एक ही त्याग सकता है तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो इसका 35.5 क्या हो जाता है तुल्यांकी भार। और अगर हम क्षार के लिए निकालें जैसे NaOH तो इसका तुल्यांकी भार, तो सीधी सी बात है अणुभार कितना होता है इसका 40, ये कितने OH त्याग सकता है, क्षार है तो OH त्यागेगा तो उसकी अम्लता कहलाती है, तो यहाँ पर इसके क्षार एक OH है तो एक, तो यहाँ पर 40। और जैसे लवण हम कहते हैं NaCl एक लवण है तो NaCl का परमाणु भार कितना होता है, अणुभार 58.5 डिवाइडेड बाई NaCl में अगर देखें तो Na+Cl Na+ एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये एक ग्रहण करता है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही लिखी जाएगी, ये नहीं कि वो एक त्याग रहा है एक ग्रहण कर रहा है, दो नहीं, ये एक ही त्याग रहा है एक ही ग्रहण कर रहा है, इसलिए 1, तो यहाँ पर 58.5 क्या हो गया इसका तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, E क्या हो जाएगा अणुभार डिवाइडेड बाई n। ओके, तो हम यहाँ पर Z E/NR, E हमें पता चल गया, हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम ये पूछ ले जाए कि H2SO4 इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, इसी है, हम कह सकते हैं सर कि यहाँ पर जैसे H2SO4 का अणुभार होता है 98 और इस चूंकि ये अम्ल है तो अम्ल की क्या निकलेगी क्षारकता, और क्षारकता कितनी है इसकी, कितने H+ त्याग रहा है ये 2, इसलिए 49। अगर ये अम्ल क्षार में कंफ्यूजन होते हो तो इनको छोड़ दो, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एसिड जितने H+ रिलीज करता है, जितने H+ त्यागता है उसको वहां लिख दो, क्षार जितने OH त्यागता है उसको वहां लिख दो। तो यहाँ इस प्रकार से, जैसे मैं क्षार की बात कर देता हूँ, हमारे पास कोई भी है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये MgOH का होल ट्वाइस, ये कितने OH त्यागेगा, तो इसका जो भी अणुभार होगा यहाँ पर उस अणुभार के अंदर यहाँ 2 का भाग दे देना, क्योंकि 2 OH त्याग रहा है तो उसका क्या निकल जाएगा आगे, उसका तुल्यांकी भार निकल जाता है। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से ये तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कंप्लीटली, अगर कोई फॉर्मूला लिखे तो कैसे लिख सकते हैं कंप्लीटली, यानी कि हमारे पास W क्या हो जाएगा Z × Q, तो यहाँ W Z की वैल्यू क्या हो जाती है E/NF और Q की वैल्यू I × T। ये सारा का सारा फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया, जो जैसा चाहिए और वैसा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके अंदर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज में लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एक अभिक्रिया देखें, यानी कि एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि एक अभिक्रिया कौन सी है, एल्यूमिनियम +3 जो कि एक्वस में है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके एल्यूमिनियम बना देता है। तो अभिक्रिया में 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षेपित होने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, ये हम यहां पर सोल्व करें। कैसे करें सोल्व, देखना एक रिएक्शन हो रही है हमारे सामने, ये मैं इसको लिखता हूं कि एल्यूमिनियम +3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर
क्या बना देते हैं Al ये। ठीक है, आराम से इजी से समझना है, हमें कहीं जल्दी नहीं है, भागनी है तो भाग नहीं रहे, तो यहाँ आराम से समझो। ठीक है, ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन से लेकर, देखना एक यहाँ रिएक्शन हमने जैसे देखी थी कि Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर NaF में क्या हो रहा था, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब यहाँ पर सोडियम निक्षेपित जो हो रहा था वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा था, ये हो रहा था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो इसके लिए कितने फेराडे की आवश्यकता पड़ रही थी इसको निक्षेपित होने के लिए, 1 फेराडे की। कैसे कि जितना यहाँ पर ये है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं 1 फेराडे, तो 1 फेराडे की आवश्यकता, कितना आवेश कितना चाहिए था इनको, 1 फेराडे। 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम कहेंगे, चलो इसको मैं ये समझा देता हूँ, वापस समझ लेते हैं कि सोडियम के कितने मोल है यहाँ पर, 1 मोल Na प्लस आयन है, तो 1 मोल ही यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और 1 मोल यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो निक्षेपित हो रहा है ठोस अवस्था के अंदर, 1 मोल ही निक्षेपित होगा। तो यहाँ पर 1 मोल सोडियम को निक्षेपित करने के लिए आवेश भी कितना चाहिए, 1 फेराडे तो चाहिए। 1 फेराडे प्रति कूलाम, सॉरी 1 फेराडे जो होता है वो प्रति मोल होता है। ठीक है, प्रति मोल निकालते कैसे, हम लिखा था 96500 कूलाम प्रति मोल, मतलब 1 मोल के लिए इतना आवेश चाहिए होता है, इतना कूलाम आवेश चाहिए, तो 1 फेराडे था, तो हमें इतना आवेश चाहिए, 1 फेराडे आवेश चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ 1 मोल Al+3 है, उससे 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपचयित करेगा, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। ठीक है, अब 1 मोल ये बन रहा है, तो हमें पता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम का भार कितना होता है, वही उसके परमाणु भार के बराबर, यानी कि 27 ग्राम के बराबर। ध्यान से बच्चे, यहाँ पर ही हम थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से समझना। बस गोल मोल यही घूमते रहते बच्चे कि आगे क्या करें, अरे आगे कुछ नहीं करना, इधर देखना है, फिर बाद में बुक के अंदर देखना है, फिर सोल्व करना है, अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे। 1 मोल एल्यूमिनियम का भार, एल्यूमिनियम का भार मतलब वही इसका अणुभार, एल्यूमिनियम का अणुभार कितना हो जाएगा, 27 ग्राम, मैं अणुभार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 27 ग्राम ये हुआ। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ ये 1 मोल इसका भार इतना है, यानी कि 27 ग्राम को, ये 27 ग्राम है, 1 मोल बराबर 27 ग्राम, तो 27 ग्राम को लेने के लिए कितने मोल चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, यहाँ पर 3, उन पर आवेश 3 फेराडे के बराबर होगा। 1 मोल के लिए 1 फेराडे था, से 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 मोल और 1 फेराडे, यहाँ 3, तो 3 मोल यानी 3 फेराडे, मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षेपित होने के लिए 3 फेराडे की आवश्यकता पड़ती है, यानी 3 फेराडे की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यह कह सकते हैं, चूंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना, कि इस अभिक्रिया में 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षेपित होने के लिए कितना लगेगा, तो 27 ग्राम को निक्षेपित होने के लिए कितना फेराडे चाहिए, 3 फेराडे। तो अब ये पता लगाना है कि 40 ग्राम को निक्षेपित होने के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता पड़ेगी, कितने कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए आवेश की मात्रा वो कितनी है हमारी, 3 फेराडे। ठीक है, 3 फेराडे तो है, 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे, मैं 3 फेराडे को F को क्या लिख देता हूँ, 96500, ये कूलाम। तो इसीलिए 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षेपित होने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, ये इज इट इज हमारा ऐसा का ऐसा ही 96500, और ये वैल्यू जो आती है उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं यानी 27, और ये वाली जो वैल्यू आती है उसको गुणा में लिखते हैं यानी 40.5 ग्राम। बस इसको सोल्व कर लो, ये हमारा आंसर रेडी है। तो हम यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा
4.32 इंटू 10⁵ कूलाम आवेश। मतलब अगर 40 ग्राम अगर एल्यूमिनियम चाहिए हमें तो इतने कूलाम हमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना पड़ेगा। कूलाम का मतलब I इंटू टी, दोनों को मिलाकर हम कूलाम कह रहे हैं, ठीक है। तो इतने कूलाम की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। वापस समझना कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 मोल एल्यूमिनियम को बनाने के लिए 3 मोल चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश होता है, तो 3 मोल पर 3 फैराडे आवेश हो जाएगा। और 3 फैराडे जब आवेश हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल का परमाणु भार कितना होता है, 27 ग्राम। यानी कि 3 फैराडे जब प्रवाहित हो रहा है तब जाके 1 मोल बन रहा है। तो उसी प्रकार से जब 40 ग्राम अगर हमें बनाना है तो कितने फैराडे चाहिए, बस इसको ऐसे करना है। वही एक एक नियम लगता है, 1 पेन के लिए इतना मूल्य लगता है, 10 पेन के लिए कितना लगेगा, वो वही बस। अगर हमें ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि ये वाली चीज अगर समझ में आ गई, तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन 90% खत्म, बस उसको आगे तरह से अप्लाई करना। ओके, तो ये हम विद्युत अपघट्य का हमारा कौन सा नियम हुआ, फर्स्ट नियम।